सबसे पहले मैं मेरे गांव में आपकी टीम के आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं 24 जनवरी 2016 को बतौर सरपंच गांव ने मुझे चुना था और मेरा पहला कार्य मेरे गांव को शिक्षित करना, मेरे गांव को युवाओं को रोजगार मुहैया कराना, मेरे गांव की महिलाओं की, मेरे गांव के बच्चों की सुरक्षा मुझे देना, रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य था। आज आपने देखा होगा शिक्षा के क्षेत्र में मेरे गांव में हरियाणा का पहला मॉडल स्कूल, मैं कहूं कि हाई और प्राइमरी एक ही विंग में है। इसके लिए मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का, मैं उनके साथ शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, मोदी जी का और राजनाथ जी का, जनरल वीके सिंह जी का, इन तमाम नेतागण का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमेशा जब भी मैंने इनसे गांव के विकास कार्य के लिए बात की तो इन्होंने मेरा सहयोग किया। और सबसे बड़ा योगदान इसमें आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी राज्यसभा सांसद जी का रहा। जब भी गांव के विकास के लिए मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या थी एनक्रोचमेंट की। आपने देखा होगा कि हरियाणा की लार्जेस्ट एनक्रोचमेंट भी मेरे ग्राम पंचायत ने हटाई और इसके लिए मेरे पंचायत के 10 मेंबर थे, मैं 10 के 10 मेंबर को भी बधाई देता हूं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मेरी पंचायत ने मुझे पूरा सहयोग किया और जब भी हमने कोई मीटिंग के ऊपर, जब भी कोई एजेंडे पे हमने बात की तो उनका एक ही रहता था कि गांव का विकास होना चाहिए, गांव शिक्षित होना चाहिए। मैंने आने वाली 100 साल की पीढ़ी के लिए मैंने कहा कि एक ऐसा स्कूल का भवन का निर्माण कराया जाए, क्योंकि आज के टाइम में निजी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, प्राइवेट स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरे गांव का सरकारी स्कूल ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूलों से ही पढ़ा हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो आर्मी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय स्कूल से रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव का स्कूल भी उसी वातावरण का स्कूल हो। इसके अलावा आपने कहा पर्यावरण के ऊपर भी हमने बहुत काम किए हैं। हमने सबसे पहले गांव के युवाओं के लिए खेल के स्टेडियम के लिए जगह खाली करवाई। जिस जगह के ऊपर 50 साल से कब्जा था उस जगह को कब्जा मुक्त करा करके और उसके ऊपर हमने पेड़ पौधे लगवाने का भी कार्य किया है। स्टेडियम का निर्माण अभी जारी ही है, बन रहा है, क्योंकि अंतिम दिनों में ही हमारी एनक्रोचमेंट हट पाई थी और लगातार उस कार्य को आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा गांव में महिलाओं के लिए रोजगार स्वयं सहायता समूह हमने बनाए। आज मेरे गांव में 70 महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और बाकी भी आगे जुड़ करके अपना कोई ना कोई कार्य वो कैसे करें कैसे ना करें वो उसकी रूपरेखा तैयार कर रही हैं। पिछले दिनों जब कोविड आया तो सिविल अस्पताल में कैंटीन खाने की बनाई गई। उस कैंटीन में खाना जो मुहैया करा रही थी वो मेरे गाँव की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही थी। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक सरपंच का कार्य ये नहीं होता कि वो 5 साल में गलियां उखाड़े और गलियां बनाता रहे। एक सरपंच का विजन ऐसा होना चाहिए। सरपंच का जो पद है वो लोकतंत्र में सबसे बड़ा मजबूत पद है। हिंदुस्तान में 3 ही सबसे बड़े पद हैं। सबसे पहला राष्ट्रपति जी का, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का और उसके बाद सरपंच का। बीच में मुख्यमंत्री जी का भी पद होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पद माना गया है वो सरपंच का है, क्योंकि सरपंच के पास में डीडी पावर होती है। आप किसी भी पॉलिटिकल पद में आप देखेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आप सरपंच में, तो तीनों पदों में सरपंच का, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आप बगैर चुनाव बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से आकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सरपंच के लिए आपको स्वयं चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ने के तत्पश्चात ही आप सरपंच की जिम्मेवारी निभा पाएंगे। और सरपंच के पास डीडी पावर होती है जो सरकारी खजाने से अपने हस्ताक्षर करके उस पैसे को निकलवा करके और उसको विकास कार्य में लगवाता है। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छी पहल की। आप लोगों को भेजा यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ग्रामीण अंचल का विकास कैसे किया जाए, और जिन लोगों ने किया है उनका दिखा करके
और जो गांव हैं 2.5 लाख हमारे भारतवर्ष में गांव हैं, उन गांवों का भी विकास करिए, वो कैसे मोटिवेट हों, ये आपकी जो है टीम यहाँ पे जैसे मेरे पास पहुंची है, ऐसे ही आप अनेक गांव में पहुंच रहे होंगे और जिन जिन गांव ने अच्छा कार्य किया है उनका आप दिखा रहे होंगे। मेरा सबसे पहला सभी सरपंच भाइयों से और जितने भी ग्रामीण अंचल में रहने वाले व्यक्ति हैं उनसे मेरा पहला अनुरोध भी है, नम्र निवेदन है कि आप अपने गांव को अवैध कब्जा मुक्त बनाएं, क्योंकि अवैध कब्जा जो है वो गांव के विकास के लिए, जैसे मनुष्य के शरीर में कैंसर की बीमारी है, उसी प्रकार से गांव के विकास के लिए अवैध कब्जा जो एंक्रोचमेंट है वो भी एक कैंसर जैसी ही बीमारी है, क्योंकि वो गांव का विकास नहीं होने देना चाहती है। और सबसे पहले आप अवैध कब्जा मुक्त कराएं, उसके बाद आप उसके ऊपर बागवानी लगवा सकते हैं, उसके ऊपर आप भवन बना सकते हैं, उसके ऊपर आप स्वयं सहायता समूह की बिल्डिंग बना सकते हैं और उसके ऊपर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अभी मेरे गांव में विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी मुझे और भी विकास कार्य करवाने हैं। इसमें जिस स्कूल प्रांगण में हम हैं, स्कूल प्रांगण का अभी भवन तैयार हुआ है। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्कूल स्टाफ के रहने की व्यवस्था होती है, इसी प्रकार से स्कूल स्टाफ के लिए फ्लैट बना करके, ताकि यहाँ के जो टीचर हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो गाँव में ही रह सकें और लेट आवर तक बच्चों को क्लासेस दे सकें। इसके अलावा खेल स्टेडियम का निर्माण आप देख रहे हैं। खेल स्टेडियम में मेरा मानना ये है कि शहर के नज़दीक होने के साथ ही खेल स्टेडियम में जैसे बच्चे व्यायामशाला योगा करेंगे तो इससे बच्चों का जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने में बच्चों को बड़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा हमारा स्वच्छता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले गांव की जो फिरनी थी, गांव के अंदर जो कूड़ी जहाँ डाल देते हैं, गोबर के उपले वगैरह जहाँ पात देते हैं, उनको भी हटवाने का मैंने कार्य किया। और मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने खेत में या कहीं भी, और गोबर गैस का प्लांट जो है ना, मैंने उसके बनाने के लिए एस्टीमेट भिजवाया हुआ है और वो अभी जल्दी स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल जो है ना हमारे कोरोना जो आया है उसकी वजह से कार्य काफ़ी जो है रुक गए थे। अब कोरोना का जो दौर जा चुका है तो अब वो एस्टीमेट वगैरह सब मंजूर है, तो उसका जल्दी सरकार कार्य करवाएगी। और जब गोबर गैस का प्लांट जब लग जाएगा तो उस गोबर गैस के प्लांट से हम स्कूल को, आंगनवाड़ी को, इनको सब हम जो है गैस मुहैया करा सकते हैं और उनके लिए जो है ना बड़ा फायदेमंद रहेगा। और जो खाद जो निकलेगी, वेस्टेज खाद, उसको जो है हम खेती बाड़ी में यूज कर सकते हैं। मैं अपने गांव को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करता हूं। राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने एक चीज ठानी है कि मैंने मेरा पूरा भारत जो है उसको जैविक खेती के लिए प्रेरित करना है, और मैंने भी उनसे प्रेरणा लेकर के मेरे गांव के लोगों को मोटिवेट किया कि आप जैविक खेती अपनाइए और आप कोई कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह खेती में यूज ना कीजिए। इसी प्रकार से स्वस्थ तभी रह पाएगा जब हम अपने आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखेंगे। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता अभियान के लिए जैसे एक अभियान चलाया और उस मुहिम को इतना आगे बढ़ाया कि आज पूरा भारतीय जो है अपने आप हर घर घर में शौचालय, अगर ग्रामीण अंचल में जो शौचालय जो दिया है आदरणीय मोदी जी की ही देन है, और हमारे पंचायत मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी का भी, और इस समय पंचायत मंत्री जो है हमारे देवेंद्र बबली जी का, और इसके अलावा हम जो है हमारे उस समय के पंचायत मंत्री रहे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जिन्होंने हमेशा पंचायतों को आगे बढ़ाने के लिए देर रात्रि तक सरपंचों से फोन के ऊपर सुझाव लेना, सरपंचों की बार मीटिंग लेना कि मैं ग्रामीण पंचायत के लिए क्या ना कर दूं। तो उनकी अच्छी सोच थी और उसी सोच का नतीजा है कि आज आप देख रहे होंगे प्रत्येक गांव के अंदर कहीं सामूहिक भवन, कहीं स्कूल के भवन, कहीं कोई भवन, ये सब जो है बने हैं। और इसके लिए जो है ओम प्रकाश धनखड़ जी भी इसके जो है इनको श्रेय दिया जा सकता है। मेरे गांव में शौचालय पूरे हर घर में मेरे गांव में शौचालय बने हुए हैं, कोई घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। उसके अलावा हमने सार्वजनिक शौचालय भी बनाए हैं। उसके अलावा जहां भी शौचालय की आवश्यकता थी वहां पर सरकार ने शौचालय बनवाए हैं। देखिए, मेरे गांव में लिंगानुपात का ऐसा कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल हमारा तो जो है लड़कियों का रेशियो ज़्यादा है और लड़कों का भी ज़्यादा ही है, मतलब दोनों बराबर ही हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे तो जो है ना बेटी को अपनाते हैं, बेटी को जो है ना बिल्कुल प्यार से अपनाते हैं, बेटी को भी बेटा मानते हैं और बेटे को भी बेटी मानते हैं, हमारे बराबर है। हमारा ऐसा यहाँ पे गाँव में ऐसी कोई बात है।
देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने आपको बताया कि स्वयं सहायता समूह जिस प्रकार से बनाए, आज वो स्वयं सहायता समूह अपने आप में एक दादरी क्षेत्र के अंदर, दादरी जिले के ही नहीं, अभी तो मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा में अपना कहीं ना कहीं अपने गांव का नाम गौरवान्वित कर रहा है। और ये उसी का कारण है, स्वयं सहायता समूह जो है अपना विजन लेकर के आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी रूपरेखा तैयार की है, जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में कोविड के दौरान एक नई योजना इन्होंने बनाई कि कैंटीन के जरिए खाना भोजन बना करके अपना कैसे किया जाए, ये सब वो कर रही हैं। तो उसका ही पूरे हरियाणा में लागू किया गया था ये। देखिए, मेरे 5 साल के दौरान बहुत सारी ग्रांट मुझे मिली। जहाँ जहाँ मैंने जो जो ग्रांट जिस चीज़ के लिए मांगी, सबसे बड़ी ग्रांट मेरी स्कूल की थी। लेकिन जो मेरी ग्रांट्स आई वो सब टेंडरेबल थी। मैं ये कहूँ कि मेरी ग्रांट सबसे ज़्यादा टेंडरेबल थी। आप स्कूल की बिल्डिंग देखेंगे वो टेंडरेबल थी। कुछ सबसे बड़ी मेरे गांव जब शासक हुई उसके बाद फिरनी नहीं बनी थी, वो फिरनी की ग्रांट भी टेंडरेबल थी। कुछ गलियों की ग्रांट भी टेंडरेबल थी। मेरे पंचायत हेड में आया करके मैंने सभी अकाउंट्स जो है ना पंचायत टेंडरेबल करने का जो है ना वो देखा था। उसी चीज़ का ये नतीजा था कि आज आप देख रहे हैं कि गांव में विकास कार्य खूब हुए और टेंडरेबल काम से अच्छे काम हुए। नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिला, डबल इंजन की जो सरकार थी हरियाणा में भी जो है सरकार उसी पार्टी की थी और भारत में भी पार्टी उसी पार्टी की थी। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय जो हैं नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में और आदरणीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी राज्यसभा सांसद, जिन्होंने अपने CSR फंड से भी हमें और हर तरीके से हमें मदद करने का प्रयास किया, तो मुझे नहीं लगा कि कभी कोई पैसे की कमी रही। और पैसे के लिए तो स्वयं जो है 2 बार मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बतौर सरपंच के तौर पे जो है ना सम्मानित होने का मौका मिला। और उस दौरान मैंने सर ने पूछा था कि पैसे की कोई कमी है, तो पैसे की कमी रही नहीं, क्योंकि हमारे जो पंचायत मंत्री थे वो खुद ग्रामीण अंचल को जानते थे, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। और ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मंत्री होने के नाते हमें बहुत भरपूर सहयोग मिला, पूरे हरियाणा सरकार को सहयोग मिला। और मुख्यमंत्री जी भी स्वयं पूछते थे, तो उस चीज़ को बड़ा फायदा मिला।
देखिए, हमने गाँव में सीवरेज भी अंदर आपने देखा होगा, गाँव में गलियों में हमने सीवरेज व्यवस्था कर रखी है। वो जो कि पानी जो है ना नालियों में ओपन जो रहता था, तो हमने नाली लैस जो है ना वो बना दी है, और वो नाली लैस जो बनाई है ना उसका बड़ा वो फ़ायदा रहा है। वापिस आइए। गाँव में स्वच्छता की व्यवस्था की है, सीवरेज व्यवस्था के साथ-साथ जो है ना हमने नाला लैस बनाया है गाँव की गलियों को। इसके अलावा हमने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ डैम्स बनाए हैं, और वो डैम्स में पानी इकट्ठा हो जाता है ताकि वो आगे आने वाले टाइम में किसानों के खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी काम आ सकता है। और वो कहते हैं ना जल संरक्षण, तो जल संरक्षण करने के लिए भी हमने उस कार्य को हमने जो है पॉन्ड बनवा करके, और उसमें हमने जो है ना 2 पॉन्ड अलग-अलग हमने उस टाइम खुदाई कराए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और उसमें जो है पूरा बारिश का पानी हम एकत्रित करते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जलघर में, हमने जलघर में भी जो है पानी का जहाँ तक हो सकता है हम बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जो है ना हमने ये पॉइंट्स वगैरह बनवा रखे हैं, और काफ़ी नहर का पानी है वो भी आ जाता है। तो हम तो कहते हैं कि जल बचाओ और जीवन बचाओ, और बिजली की जितनी ज़रूरत है उतना ही हो। और आने वाले टाइम में मैं तो गवर्नमेंट को कहा है कि आप सोलर के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर आके लेके आ सकते हैं, ताकि जो है गाँव की लैंड है यहाँ पर आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और कोयले की बिजली पैदा करने से जहाँ आपको प्रदूषण और कोयले की मात्रा खपत होने से प्रदूषण बढ़ता है और प्रदूषण से बीमारियां बढ़ती हैं, लेकिन सोलर की बिजली एक ऐसी है जिससे जो है ना प्रदूषण बढ़ता है और उस बिजली को यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है।